नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से इजराइल ने 6 देशों के ऊपर हमला किया। 8 से लेकर के 10 सितंबर के बीच इजराइल ने 6 देशों के ऊपर हमला किया और उन 6 देशों में से लेबनान, सीरिया, कतर, यमन, गाज़ा और ट्यूनीशिया है। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी मैं इस वीडियो के लिंक को डाल दूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या नाटो के तर्ज पर ही मुस्लिम वर्ल्ड एक अलायंस बनाने जा रहा है। क्या इजराइल और भी मुस्लिम देशों को निशाना बनाने जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि इजराइल ने जब से दोहा के ऊपर अटैक किया है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो घबराया हुआ है। नेतन्याहू का जैसे ही कतर के ऊपर हमला हुआ है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर हमला हो सकता है। इनके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने साथियों के साथ भी इनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल हाल ही में क्या हुआ कि इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया, और दोहा यानी कि कतर के ऊपर इन्होंने अटैक किया। और कतर के ऊपर अटैक करने के साथ ही कतर ने भी ये मान लिया है कि अब उन्हें भी रिवेंज लेना है। कतर के दोहा में मीटिंग्स चल रही हैं, समिट हो रहे हैं, अरब इस्लामिक समिट हो रही हैं, इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट हो रही हैं। और इस समिट में ये डिसाइड किया जा रहा है कि इनका बदला लिया जाए या नहीं लिया जाए। लगभग 50 से अधिक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस ने इस हमले को कंडेम किया है। ये जो इंटरनेशनल लॉ हैं और कतर की जो सॉवरेनिटी है, इनका वायलेशन है। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने एक्यूज़ किया है इसराइल को कि ये पीस एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहा है, और उन्होंने अर्ज किया है ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी को भी। ये जो समिट हो रहा है, इस समिट में सऊदी अरबिया, टर्की और जितने भी ओआईसी कंट्रीज़ हैं वो सारे इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और इजराइल के ऊपर अब ये खतरा बढ़ गया है कि इस बात का उन्हें डर है कि इजराइल के ऊपर भी ये रिटेलिएटरी एक्शन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या इजराइल और भी मुस्लिम देशों को निशाना बना सकती हैं। दरअसल ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व चीफ मोहसिन रजई के मुताबिक इसराइल का अगला निशाना सऊदी अरब, इराक और तुर्की हो सकता है। तुर्की की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तुर्की में हाल ही में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि तुर्की हमास को खुले तौर पर समर्थन करता है। और तुर्की के इस प्रकार के समर्थन से राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं तैयब एर्दोगान, तो उन्होंने संसद में कहा था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो टर्की है, ये इसराइल के अगेंस्ट चले गया क्योंकि ये हमास को समर्थन प्रोवाइड कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में खड़ा होकर के इन्होंने कहा था कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, जबकि इसराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है। टर्की ये मानता है कि हमास अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि इसराइल का ये मानना है कि हमास जो है आतंकी संगठन है और उनके देश के ऊपर हमला किया गया है। तो इस चीज़ को मुद्दा बना करके, मतलब ये जो है ये एक कारण हो सकता है कि इजराइल टर्की के ऊपर हमला करे। दूसरा कारण यह भी है कि टर्की में हमास के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। जनवरी 2025 में ही टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने राजधानी अंकारा में हमास नेता मोहम्मद इस्लाम दरवेश से मुलाकात की थी। और सीरिया के मुद्दे पर भी टर्की और इसराइल आमने सामने आते रहते हैं। पिछले साल सीरिया में बशर अल असद की सरकार का जब तख्ता पलट हुआ था, तो उस समय टर्की अहमद हुसैन अल शरा की नई अंतरिम सरकार का उन्होंने समर्थन किया था और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इसराइल इसके खिलाफ था। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक तरफ टर्की हो गया और दूसरे तरफ यहाँ इसराइल हो गया, बीच में सीरिया हो गया। तो इस तरह से इन दोनों देशों के बीच जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वैचारिक तौर पर भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। और टर्की में इसराइल के जो भी दुश्मन हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सभी
टर्की में उन लोगों का आना जाना लगा रहता है। जिस प्रकार से कतर के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी यानी कि कतर में भी उन्होंने जो हमास के जो लीडर हैं या फिर जो भी कंट्रीज इसराइल के खिलाफ हैं, उनको वो जो समर्थन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से उनके ऊपर हमला किया गया। तो हो सकता है कि भविष्य में टर्की के ऊपर भी इसराइल हमला करे, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि टर्की जो है वो नाटो कंट्रीज़ हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि टर्की के ऊपर अगर इसराइल का हमला किया जाता है तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिव हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है कि इजराइल के आक्रामक रवैये के खिलाफ मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। तो मुस्लिम देश सभी अरब और इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों का 15 सितंबर को दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग था जो इजराइल के कतर पर हमले के बाद बुलाई गई थी। और समिट में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इमरजेंसी समिट में शामिल होने पहुंचे थे। लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ ऑन, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल सरा भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। समिट के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो उसमें लिखा गया था कि इजराइल का कतर पर क्रूर हमला, नरसंहार, जातीय आधार पर हमले, भूखमरी, घेराबंदी और विस्तार नीतियां शांति और एकजुटता के लिए खतरा है। इससे पहले 14 सितंबर को सभी अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई थी। इस बैठक में समिट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। बैठक में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा था कि समय आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड न अपनाकर इजराइल को उसके गुनाहों की सजा दे। मिस्र के रणनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि आपातकालीन अरब इस्लामिक समिट का उद्देश्य अरब और इस्लामिक देशों पर इजराइल की तरफ आ रहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खतरों से सुरक्षित करने की रणनीति बनाना है। मुस्लिम देशों की इस इमरजेंसी मीटिंग से क्या हासिल होने वाला है। इस मीटिंग में मिस्र ने नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएंगी। इसका पहला अध्यक्ष मिस्र होगा। इस प्रस्ताव में सेना, वायुसेना और कमांडो यूनिट में बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी देशों की आर्मी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका नाम ज्वाइंट अरब फोर्स या अरब यूनाइटेड आर्मी होगा। अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाज़त सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व से सलाह के आधार पर दी जाएगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षमता से मदद करेगा। लेबनान के मीडिया आउटलेट अल अखबार के मुताबिक मिस्र ने प्रस्ताव में कहा कि वो इस तरह के सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिक देगा, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा देश होने वाला है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे अमीर गल्फ देश फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। मिस्र इसका इस्तेमाल अपनी सेना को आधुनिक हथियार से लैस करने के लिए भी करेगा। मिस्र के मिलिट्री ब्रांचेज इसकी योजना बना रहे हैं। इसराइल के हमले के जवाब में फोर्स को फौरन तैयार किया जाएगा। इसे लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कई देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है और दोहा शिखर सम्मेलन के अलावा इस प्रस्ताव पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। दोहा समिट में प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से में विस्तार किया गया, लेकिन कोई ठोस टाइमलाइन नहीं बताई गई है। अगर ये संगठन बना तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य ब्लॉक होगा, लेकिन फिलहाल ये चर्चा स्तर पर है, यानी कि अभी ये डिबेट ही चल रहा है, अभी चर्चा ही जारी है। OIC ने संयुक्त बयान में इजराइल को चेतावनी दी और यूनाइटेड नेशन में दबाव बनाने का भी फैसला किया है। तो साथियों, हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जॉइंट अरब फोर्सेस जो होगा या फिर अरब यूनिफाइड आर्मी जो होगा, ये एक तरह से नाटो के अगेंस्ट में ही हो जाएगा। जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज़ मिल करके उन्होंने एक सैन्य संगठन उन्होंने बनाया हुआ है, उसी प्रकार से ये नाटो वर्सेस कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हो जाए अरब यूनिफाइड आर्मी, अरब यूनिफाइड आर्मी
या अभी इनका नाम नहीं आया है, हालांकि प्रस्ताव फेज में ही है कि हो सकता है कि इनका ये भी नाम दिया जाए। या फिर जॉइंट अरब फोर्सेस, जॉइंट अरब फोर्सेस। जिस प्रकार से नाटो एक संगठन है, उसी प्रकार सैन्य संगठन है, तो उसी प्रकार से जॉइंट अरब फोर्सेस जो है वो भी एक सैन्य संगठन बनाने की कवायद चल रही है। अगर ये हो जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल होगा विश्व युद्ध को रोकना। और अगर इस बार विश्व युद्ध हुआ, इस बार अगर युद्ध हुआ, किसी तरह की इस तरह की चीज़ें अगर हुई, नाटो जैसा सैन्य संगठन होना ये वाकई पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नाटो एक खतरा तो है ही। जॉइंट अरब फोर्सेस अगर बन गया तो ये तो फिर मुस्लिम वर्सेस वो नाटो कंट्रीज में अगर देखें तो मेनली तो वहाँ मेजोरिटी में क्रिश्चियन ही है। तो मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन ना हो जाए, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन ना हो जाए, तो ये युद्ध जो है एक दूसरा मोड़ ले सकता है, एक दूसरे तरह का ये युद्ध हो सकता है। तबाही मच जाएगी पूरी दुनिया में। आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं नाटो क्या है और क्या मुस्लिम देश ऐसा संगठन बनाने में कामयाब हो पाएगा। क्या मुस्लिम देश जॉइंट अरब फोर्सेस जैसे संगठन को बना पाएगा? क्या इनको बनाना इतना आसान है? और अगर ये बन गया तो हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जितना भी इस्लामिक कंट्रीज़ हों उसमें से पाकिस्तान एक ऐसा रोग नेशन है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और न्यूक्लियर हथियार का इस तरह के संगठन में होना वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आईएसआई हो, चाहे हमास हो, या फिर हिजबुल्ला हो, लश्कर ए तैयबा हो, दुनिया भर में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री आउटफिट्स काम कर रहे हैं, ये मिलिटेंट आउटफिट्स काम कर रहे हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। और इस तरह का अगर सैन्य संगठन बन गया तो वाकई दुनिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। शायद पूरी दुनिया बचे ही ना, क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि परमाणु युद्ध का रिजल्ट क्या हो सकता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने परमाणु बम गिराए थे, पूरा जापान तबाह हो गया था। परमाणु युद्ध पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और इस तरह के मिलिट्री आउटफिट में अगर कोई न्यूक्लियर पावर हो और उनके ऊपर अगर किसी तरह का कोई अगर हमला होता है तो निश्चित है कि ये युद्ध छिड़ जाएगा, ये सभी मिल करके युद्ध करेंगे। और अगर युद्ध होता है तो फिर विनाश ही होगा। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि नाटो क्या है और क्या मुस्लिम देश ऐसा संगठन बनाने में कामयाब हो पाएगा। देखो, 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना की गई थी। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य संगठन है। इसका मकसद सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। इसका मकसद जो है सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी नाटो देश पर कोई देश हमला करता है तो बाकी सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है। 76 साल पहले बना नाटो दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन है और इसमें कुल मिलाकर के 33 मेंबर कंट्रीज हैं। 1949 में अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल थे। फिर बाद में 1952 में जा कर के ग्रीस और तुर्की इसमें शामिल होता है। 1955 में जर्मनी, 1982 में स्पेन और 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड इसमें शामिल होता है। 2004 में भी कुछ कंट्रीज इसमें शामिल होता है। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया इनका हिस्सा होता है। 2017 में नाटो का सदस्य मॉन्टेनेग्रो भी बन जाता है और 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया। हाल ही में 2023 में फिनलैंड इनका सदस्य बना है और 2024 में नाटो की सदस्यता स्वीडन को मिली है। तो कुल मिलाकर के 33 नाटो मेंबर कंट्रीज हो जाते हैं। मुस्लिम देशों ने पहले भी नाटो जैसा गठबंधन बनाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कागज़ तक ही सीमित रह गई हैं। 2015 में सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिजियम यानी कि एमसीटीसी शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और मिस्र जैसे 43 कंट्रीज शामिल थे। इसे मुस्लिम नाटो कहा जाता था, लेकिन नाटो के आर्टिकल 5 जैसा सामूहिक रक्षा प्रावधान नहीं था इसमें। यही हाल ओआईसी का भी है। 2015 में
ओआईसी ने ज्वाइंट काउंटर टेरर फोर्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया। विदेश मामलों के जानकारों का ये कहना है कि मुस्लिम देश आपस में ही लड़ते रहते हैं। ईरान की सऊदी अरब से लड़ाई है, तुर्की के लोग भी इस तरह के संगठन को पसंद नहीं करते हैं और सेक्युलर मुस्लिम देशों से अलग ही ठनी रहती है। मिस्र, जॉर्डन, कतर जैसे देश अमेरिका के बड़े सहयोगियों में शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की राजनीति बाकी इस्लामिक देशों से बहुत अलग है। ऐसे में इन सभी का साथ आकर सैन्य संगठन बनाना काफ़ी मुश्किल है। ये सभी इस्लामिक देश चीन से करीब जाने की कोशिश करता है। इस वजह से अमेरिका इन देशों में सैन्य संगठन बनने नहीं देगा। अमेरिका का मिडिल ईस्ट देशों पर बहुत ज़्यादा दबदबा है। यहाँ तक कि कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। फिर भी अगर इस्लामिक देश ने वाकई मेहनत की तो सैन्य संगठन बनने में कम से कम 5 से 7 साल का वक्त तो लग ही जाएगा। अभी तक अगर हम लोग देखें तो इस्लामिक नाटो पर भारत का स्टैंड क्या रहेगा या फिर क्या हो सकता है, तभी तक भारत सरकार ने इस्लामिक नाटो के प्रस्ताव को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फ़ोन पर उन्होंने बात की थी और इजरायली हमले को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन उन्होंने बताया था। भारत का कहना है कि हम चाहते हैं कि सारे मसले बातचीत और कूटनीति से ही हल हो और कोई तनाव ना बढ़े। इसके अलावा 11 से 13 नवंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 राज्य समाधान प्रस्ताव पर भारत ने 140 देशों के समर्थन किया था। फिलिस्तीन को एक स्टेट बनाने को लेकर के भारत का समर्थन वहाँ पे हमें देखने को मिला था। फर्दर अगर हम लोग देखें तो ओआईसी देशों से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारत सहमत नहीं होता है। जैसे ओआईसी में कश्मीर मुद्दा भी उठाया गया था और पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को भी ओआईसी बैठक में उठाया था। पाकिस्तान ओआईसी का इकलौता परमाणु सदस्य देश है। इस वजह से भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक देशों में कोई सैन्य संगठन बने। अगर संगठन बना तो पाकिस्तान इसका सदस्य जरूर होगा और फिर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने तो इस्लामिक देश भी इसमें कूद पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह की इस्लामिक संगठन बनती हैं तो इस्लामिक संगठन के बनने से पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा और अगर पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एनी टाइम ठनी रहती हैं। एनी टाइम जो है यहाँ वार के सिचुएशंस बने रहते हैं। उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत के ऊपर हमला करते रहता है। आए दिन हमें कई हमले देखने को मिलते हैं और अगर हमले होंगे तो भारत की तरफ से भी रिटेलिएटरी एक्शन होगा और ये रिटेलिएटरी एक्शन होगा तो चूंकि पाकिस्तान भी इस तरह के जॉइंट अरब फोर्सेस का हिस्सा होगा, इस तरह के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा और अगर इस तरह के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा पाकिस्तान होता है तो भारत के ऊपर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस तरह का जॉइंट अरब फोर्सेस या अरब यूनाइटेड आर्मी टाइप का कुछ मिलिट्री संगठन बने जो कि नाटो के तर्ज पर ही काम करता हो। हालांकि आतंकवाद को लेकर के भारत की नीति स्पष्ट है। अगर किसी तरह का कोई भी हमला किया जाएगा या फिर अगर होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भारत सरकार का फैसला है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि फर्दर इस तरह की कुछ बातें होती हैं, अगर कुछ नया चीज़ इसमें होता है, कुछ नया डेवलपमेंट अगर इसमें होता है तो इसके ऊपर हम लोग एक नए वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो इस तरह के संगठन बनने का संभावना जो है फ़िलहाल तो कम लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मुस्लिम कंट्रीज़ ने इनके ऊपर मतलब इस तरह के सैन्य संगठन बनाने का उन्होंने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो हो सकता है कि आगे भी ये लोग और प्रयास करें और इस तरह के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने की ओर बातचीत चले और ये देखने वाली बात रहेगी कि मुस्लिम कंट्रीज़ नाटो जैसे संगठन को बना पाता है या नहीं बना पाता है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ इनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद।